नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। पटना हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण केस को रद्द करने के तदुपरांत एक राजनीतिक पहलू के अंदर अलग अलग दृष्टिकोण पैदा हुए हैं। एक तरफ सम्राट चौधरी यह दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, एक तरफ तेजस्वी यादव यह दावा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यह दोनों के बीच का एक अंतःपूरक शब्द निकलता है कि जनताओं की राजनीति सेकने के लिए और वोट बैंक की राजनीति सेकने के लिए यह एक ऐसी असमंजस की स्थिति बन चुकी है बीपीएससी टीआरई 3 के लिए, जिसको हम और आप शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते हैं। एक तरफ आरक्षण कोटा को रद्द कर दिया गया है और एक तरफ मिथिला यूनिवर्सिटी क्या की कि जो अपना नामांकन ली है उस नामांकन को रद्द करके 75% जो आरक्षण के सीट थी उसको रद्द करके पुनः पुरातन व्यवस्था को लागू कर दिया, यानी 50% आरक्षण को लागू करके उन्होंने नामांकन किया है। इसके बाद देखा जाए तो इस राजनीतिक तौर पर राजनीतिक दृष्टिकोण से सम्राट चौधरी की राजनीति वोट बैंक की जो है, उन्होंने यह दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट में जाकर इस केस को लड़ेंगे और इस केस पर विजयी प्राप्त करेंगे। लेकिन अभी तक देश का संविधान जिस दिन लिखाया, जिस दिन पारित हुआ 26 जनवरी 1950 से लेकर आज तक आरक्षण कोटा का जो केस है वह 50% से आगे बढ़ा ही नहीं। बहुत सारे राज्य इस पर दावा भी किए कि नहीं या कोटा को बढ़ाया जाए, लेकिन अंतः दृष्टिकोण से देखा जाए तो पटना हाईकोर्ट ने संविधान को देखते हुए इस आरक्षण प्रणाली को रद्द कर दिया। आगे इस विषय वस्तु पर तेजस्वी यादव का यह मानना है, कहते हैं तेजस्वी यादव कि अगर इस आरक्षण कोटा को सुप्रीम कोर्ट लेकर जाएंगे तो वह उनको जीत प्राप्त होगी। एक तरफ बीपीएससी टीआरई 3 के बच्चे जो परेशान हैं, ललायित है एग्जामिनेशन देने के लिए, नौकरी करने के लिए, उनको इस राजनीतिक दृष्टिकोण से उनको मंझा जा रहा है और इस राजनीति में उनको ढकेला जा रहा है। आइए समझते हैं इस बात को, इस विषय वस्तु को, इस राजनीतिक दृष्टिकोण को। पहला एग्जामिनेशन में उन्होंने डोमिसाइल बीच में हटा दिया, नॉर्मलाइजेशन हटा दिया, नेगेटिव मार्किंग हटा दिया, अपैरिंग कैंडिडेट को मौका दे दिया, ओएमआर सीट से छेड़छाड़ किया, उसके साथ साथ न जाने कितनी सारी प्रक्रिया बीपीएससी टीआरई 1 में किया। टीआरई 2 में उनका अंतः क्रिया करने के बाद एक ऐसी क्रिया आई अतुल प्रसाद के द्वारा कि जो आप भाषा अहर्ता का पेपर देखे होंगे, उस अहर्ता को ही उन्होंने रद्द कर दिया और देश की संविधान को चुनौती देते हुए वो ऐसा नियम लागू किए बीपीएससी 1 बीपीएससी 2 में, जो आज तक देश के आजादी के बाद 28 राज्यों में कोई भी राज्य ऐसा नहीं है एग्जामिनेशन में इतनी बड़ी परिवर्तन की हो। अभी मैं बताने वाला हूं कि 2 साल 11 महीना 18 दिन में जो संविधान लिखाया था, उसके बाद 26 जनवरी 1950 के बाद देश में जितना परिवर्तन संविधान में नहीं हुआ था उतना बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में हुई है। एक तरफ टीआरई 1 टीआरई 2 के बच्चे अनसेफ हैं, सुप्रीम कोर्ट में केस चल रही है उन लोगों की। उन लोगों को केस चलने के बाद सरकार भी यह दावा कर रही है 75% आरक्षण पर बहाली करा रही है। अगर सरकार इस दावा में कामयाब हो गई, सरकार इस दावा में टीआरई 3 के बच्चों को 75% आरक्षण देकर बहाल कर दी, कल के डेट में यह केस सुप्रीम कोर्ट में जाता है, चाहे वो वर्ग तेजस्वी यादव लेकर जाए, चाहे वो वर्ग सम्राट चौधरी लेकर जाएं, तो क्या इनकी बहाली बचेगी या नहीं बचेगी? क्योंकि जब पटना हाईकोर्ट ही नकारा कर दिया, आप देखे होंगे 1992 का समय का एक केस मराठा का जो आरक्षण चल रहा था, इसके बाद भी बहुत सारी ऐसी आरक्षण की मुद्दा गई है सुप्रीम कोर्ट में, लेकिन इस मुद्दा को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ साथ पूरे बिहार के अंदर ऐसी असमंजस की स्थिति पैदा हुई है जिसको हम और आप समझ से परे अगर सोचे कि हो जाएंगे तो नहीं हो पाएंगे। लेकिन इस विषय वस्तु को समझने के लिए, इस विषय वस्तु को जानने के लिए अभी बीपीएससी टीआरई में सरकार की क्या क्या फैसला होती है, हम और आप इंतजार ही कर रहे हैं। ऐसे आपको क्या लगता है इस विषय वस्तु पर? आप कमेंट बॉक्स में चर्चा जरूर कीजिए। इस बात को जरूर दर्शाइए कि क्या बीपीएससी टीआरई 3 समय पर अगर ले लेता है और 75% आरक्षण के सीट पर ही लेता है, तो क्या इस बहाली के अंतर्गत अंतः क्रिया इसके अंदर कुछ सुप्रीम कोर्ट करके इसको चेंजेज या इसको रद्द कर देगी क्या, या कुछ और इसकी रास्ता निकल सकती है? इस रास्ता को अगर निकाला जाए तो ये रास्ता कौन कौन सी हो सकती है, इसके ऊपर आप चर्चा जरूर कीजिए और अपनी कमेंट बॉक्स में राय जरूर दीजिए।
अपना तर्क जरूर लिखिए। लेकिन इससे पहले मैं बताने वाला हूं कि बिहार शिक्षक बहाली में अभी देखा जाए तो फिर से 78 बच्चे को बाहर निकाला गया है, स्कूल से बाहर निकाला गया है। और गोपालगंज की स्थिति ऐसी है कि पीजीटी में 11 लोगों को एक ही जगह से, एक ही ब्लॉक से निकाला गया है। वो सर्टिफिकेट की जांच स्टार्ट हो गई है और सर्टिफिकेट में 11 लोग ऐसे पाए गए हैं जिनको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता है, जिनकी जो अहर्ता थी वो अहर्ता पीजीटी की नहीं थी। आगे भी जांच होगी तो 80% लोग ऐसे हैं जो डिग्री खरीद कर नौकरी में बने हुए हैं। तो जो डिग्री खरीद कर नौकरी में बने हुए हैं उसके ऊपर भी ध्यान देना है और सरकार इसके ऊपर विशेष प्रकार की व्यवस्था लागू करे ताकि इनको जो बोर्ड पर बैठे हैं आतंकवादी उनको रोड पर लाया जा सके। इसके साथ साथ बिहार के अंदर एक अलग हलचल मची गई है और मोबाइल से ऑनलाइन अटेंडेंस बनाया जा रहा है। कुछ मास्टरों को लाइमलाइट में आना जरूरत है। कुछ मास्टर जैसे होते हैं स्कूल में, कुछ लोग वॉशरूम के ऊपर चढ़ जाते हैं नेटवर्क के लिए, कुछ लोग स्कूल के ऊपर चढ़ जाते हैं नेटवर्क के लिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो खेत में, बीच खेत में जाकर उन लोग नेटवर्क के लिए चढ़ जाते हैं। लेकिन उस स्कूल के अंदर उन सारी महिलाओं की इस तरह की परिघटना जो है उस तरह से नहीं देखे होंगे। इस स्कूल के अंदर जो महिलाएं पढ़ाने जाती है अभी तक इस प्रकार की, इस दौर के अंदर इस राजनीतिक मूवमेंट को नहीं देखे होंगे कि महिलाओं के द्वारा इस प्रकार की हरकत की गई है और वॉशरूम के ऊपर चढ़कर, छत के ऊपर चढ़कर अटेंडेंस बनाया गया है। लेकिन कुछ शिक्षकों को लाइमलाइट में रहना जरूरी है। कुछ शिक्षक चाहते हैं कि हम लाइमलाइट में रहें और अटेंडेंस बने। बिहार के अंदर तमाम ब्लॉक में 534 ब्लॉक है, शायद ही ऐसा कोई ब्लॉक होगा जिसमें नेटवर्क नहीं होगी, क्योंकि आजकल का जो नेटवर्क है जियो धन धनाधन हर एक जगह पर पहुंच गई है। इसके साथ साथ एयरटेल का नेटवर्क हर जगह पर पहुंच गए। उस स्कूल से मैसेज आदान प्रदान इन लोग कर लेते हैं, इन लोग बातचीत कर लेते हैं। लेकिन अगर पढ़ाने की बात आती है, अटेंडेंस बनाने की बात आती है तो शायद कोई जो नदी के किनारे कोई कोई स्कूल होंगे उसके अंदर प्रॉब्लम आती होगी। लेकिन ये सब स्कूल जो शहरी क्षेत्र में है और जो ग्रामीण क्षेत्र से अगल बगल में है, जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी ज्यादा है, वहां पर नेटवर्क की मात्रा भी है और नेटवर्क है भी। और इसके साथ साथ कुछ लोगों को लाइमलाइट में रहना जरूरत है। उन शिक्षकों से मैं हाथ जोड़कर नम्र निवेदन करूंगा कि आप सही से काम कीजिए, पढ़ाइए, ताकि बच्चे जो हैं वो अच्छे जगह पे, अच्छे संस्था में पहुंच पाए और आगे की शिक्षा प्रदान कर पाए। इसलिए सारे शिक्षकों से अनुरोध है कि इस प्रकार की घटना को आगे प्रदर्शित नहीं कीजिए ताकि बिहार का नाम बदनाम हो। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा कि बीपीएससी टीआरई 1 टीआरई 2 में जो गलती हुआ है सरकार के द्वारा, वो टीआरई 3 में क्यों कर रही है? अगर कर रही है गलती तो 50% आरक्षण लागू करके पुनः पुरातन निरंकुश राजशाही व्यवस्था जिस तरह से अभी लागू की हुई है कि 75% पर ही हम एग्जाम लेंगे, आगे सुप्रीम कोर्ट इसकी क्या फैसला करेगी, इसमें हम और आप नहीं बल्कि पूरे बिहार के बच्चे फंसेंगे। इस वोट बैंक की राजनीति में एक तरफ से सम्राट चौधरी जी और एक तरफ से तेजस्वी यादव जी अपना अपना बात, अपना अपना सराहनीय कार्य कह रहे हैं कि हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के थ्रू। लेकिन क्या सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानने के लिए तैयार होगी? क्योंकि पटना हाईकोर्ट जब इस बात को नहीं मानी है तो क्या सुप्रीम कोर्ट में इस बात को मानना पड़ेगा? और क्या इसमें जीत मिलेगी ही मिलेगी? ये मैं नहीं, पूछता है पूरे बिहार का सदस्य और पूछते हैं सारे लोग कि टीआरई 3 सच में क्या, अगर 75% बहाली पर सीट पर अगर एग्जामिनेशन लेती है सरकार, सच में क्या ये आगे चलकर फंस जाएगी टीआरई 1-2 की तरह वोट बैंक की राजनीति करके? जैसे ही विधानसभा का चुनाव खत्म होगा शायद जितने सारे लोग बहाल हैं उनको रद्द करके फिर से रोड पर ला दे। क्योंकि देश का संविधान जो नियम कानून आपको और हमको सिखाता है, उस नियम और कानून के साथ हम और आप बंधे हुए हैं। इस नियम और कानून के तहत ही, देश के संविधान के तहत ही जो भी सुप्रीम कोर्ट इस बात को डिसाइड करेगी वही सुप्रीम कोर्ट का जो मानना रहेगा हमको और आपको फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन इससे पहले जितने सारे बहाली हुई है उस बहाली के अंदर जो सुप्रीम कोर्ट अभी निर्णय तो पूर्ण रूप से लिया नहीं है, आगे निर्णय क्या लेगा? क्योंकि इस देश के अंदर जितने सारे लोग इस बहाली में आए हैं वो बहाली संविधान के खिलाफ किया गया है। क्योंकि निगेटिव मार्किंग, डोमिसाइल से छेड़छाड़, उस अपेयरिंग कैंडिडेट को मौका, नॉर्मलाइजेशन नहीं करना, उसके साथ साथ ओएमआर सीट से छेड़छाड़, तो ये टीआरई 1 की बहुत बड़ी गलतियां थी। और आरक्षण कोटा को खत्म कर देना, भाषा अहर्ता को खत्म कर देना, 2 घंटा बाद एग्जामिनेशन लेना,
आरक्षण कोटा के वर्ग में बाहरी स्टेट को मौका देना। यहां तक कि एक बात और है, बीपीएससी टीआरई 1 में डोमिसाइल नीति लागू थी और उस डोमिसाइल नीति में भी बाहरी कैंडिडेट, उत्तर प्रदेश के कैंडिडेट ऐसे हैं सोशल साइंस के टीजीटी में जो कि 6 विद्यार्थी बाहरी हैं टीजीटी में जो बहाल हुए हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार का कौन ऐसा तंत्र था कि 6 लोगों को बहाल की है? क्या यह बहाली की जो प्रक्रिया है, ये बहाली की प्रक्रिया में टीआरई 1 के अंदर इतनी बड़ी धांधली, इतनी बड़ी स्कैम हुई है? एक तरफ से पेपर घोटाला आप देख रहे होंगे कि मुखिया जी जो थे, उनके बेटे डॉक्टर शिव, उनके साथ साथ इर्द गिर्द में जितने सारे लोग हैं वो लोग भी अभी नहीं पकड़े गए हैं। जो लोग नहीं पकड़े गए हैं, क्या कल के डेट में जो एग्जामिनेशन होगी वो लोग पेपर लीक नहीं करेंगे? अगर वो लोग पेपर लीक करते हैं तो इसकी दिक्कत, इसकी तकलीफ किसको होगी? क्या देश के नेताओं को होगी या देश के अंदर जो देश विद्यार्थी हैं जो इस एग्जामिनेशन में भाग लेने वाले हैं उनको होगी? इसलिए इन सारी समस्याओं पर एक विशेष चर्चा चली। इस विशेष चर्चा के अंदर अगर आपको ये वीडियो अच्छे लगा होगा तो दूसरों के पास शेयर कीजिएगा, क्योंकि टीआरई 3 का जो एग्जामिनेशन होने वाली है वो क्या आगे का प्रारूप होगा, यह तर्क हमसे नहीं बल्कि यह तर्क आप दीजिए कमेंट बॉक्स में। और जो लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए और 3 सेकंड निकालकर अगर परिवार का हिस्सा बनते हैं तो आगे चलकर शिक्षा विभाग से जो भी ऐसी न्यूज रहेगी उसको देने का कोशिश करूंगा और कोशिश ये रहेगी कि आपको रोजगार दिलाया जाए। धन्यवाद। जय हिंद।